मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTCM कॉलेज नासिक के हिंदी विभाग की ओर से आप लोगों का स्वागत है। MA भाग 1 सेमेस्टर 2 विषय शोध प्रविधि। विद्यार्थियों, तुम लोगों ने इसके पूर्व शोध के उद्देश्य समझ लिए, शोध क्यों किया जाता है इसे समझ लिया। आज हमें यह शोध की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, रिसर्च की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, इसे आज विस्तार से समझना है। तो चलिए, शोध प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विषय चयन या विषय का निर्वाचन, विषय का चुनाव। दूसरा आता है चुनाव के बाद या विषय सामग्री संकलन के स्रोत, यानी जो डाटा कलेक्शन है वह डाटा कलेक्शन कहाँ हो सकता है वह, और वो होने के बाद उसे तर्क पद्धति से रखने का, उसका जो विश्लेषण है, संश्लेषण है, जो तथ्य सामने आते हैं डाटा कलेक्शन के बाद, सामग्री संकलन के बाद, उसका यहाँ तर्क पद्धति से, तार्किक पद्धति से यहाँ जो तथ्य विश्लेषण है, तथ्य संश्लेषण है, वह किया जाता है। यानी तथ्य के माध्यम से सत्य अन्वेषण तक पहुँचने का जो कार्य है वो कार्य यहाँ चलता है, और उसी का आगे चलकर यहाँ विवेचन किया जाता है, और विवेचन से निष्कर्ष सामने आते हैं। उस निष्कर्ष से यहाँ जो स्थापना है, यानी सभी जो अध्याय पूर्ण होते हैं, उन अध्यायों के बाद जो निष्कर्ष है उपसंहार के रूप में सामने आते हैं। उसी से यहाँ शोध की नई जो स्थापना है वह स्थापना होती है। इस तरह हमें शोध प्रविधि में ये जो शोध की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यहाँ इन तत्वों के माध्यम से यहाँ एक एक करके समझ लेना है। तो पहला है विषय चयन। तो विषय चयन को समझने के लिए हमें यहाँ एक एक करके आगे बढ़ना है। पहले विषय चयन कैसे किया जाता है, तो यहाँ आप लोग जान चुके हैं, शोध का अर्थ मात्र आविष्कार या अन्वेषण नहीं है। शोध से एक नया दृष्टिकोण और नया साक्ष्य सामने आता है। ज्ञान के विस्तार के लिए ही किसी विशेष क्षेत्र में शोध किया जाता है। इसलिए यहाँ एक विद्वान नॉर्थरॉप का कहना है, शोध कार्य एक ऐसे जहाज की तरह है जो किसी बंदरगाह से दूर के गंतव्य तक जाने के लिए अपनी यात्रा आरंभ करता है। यदि आरंभ में गंतव्य की दिशा का निर्धारण करने में साधारण सी भूल हो जाए तो उसे भटक जाने की पूरी संभावना रहती है, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो तथा उसका कप्तान कितना ही अच्छा नाविक क्यों न हो। तो यहाँ स्पष्ट है कि शोध यात्रा के पथिक शोधार्थियों के लिए शोध एक दुरूह कार्य है, जिसमें पूर्ण प्रबंधन के साथ चरण योजना को मनोयोग के साथ क्रियान्वित करके वैज्ञानिक विवेचन और शोध प्रविधि के विश्लेषण द्वारा ही सार्थक किया जा सकता है। तो इसमें कहीं गलती हो जाए तो अपनी साधना में शिथिलता आ जाती है, हम अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है विषय का चयन, या विषय का जो चयन है वह सही होना चाहिए, अपनी रुचि के अनुसार होना चाहिए, तब उसमें शोधकर्ता की जो दिलचस्पी है वो बरकरार रहती है। शोध के लिए विषय का चयन करते समय कुछ विशेष बातें होती हैं, उन्हें या ध्यान से या हमें समझ लेना है कि कैसे उन पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे शोधकर्ता को ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जिसका अध्ययन कर निर्धारित समय में उसे संपन्न किया जा सके। यदि उस विषय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हुआ है तो उस विषय के अध्ययन क्षेत्र को अधिक व्यापक किया जा सकता है, जिससे
यहाँ फील्ड वर्क हो, गहन अध्ययन हो, व्यापकत्व से मौलिक तथ्यों की उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी। तो यहाँ विषय का चयन करके ऐसा कोई नया विषय लिया जाता है और लक्षित विषय लिया जाता है तो उसमें अनेक प्रकार की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन उतनी ही मेहनत की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। तो उस विषय के लिए यानी चुने हुए विषय के लिए अध्ययन विषय पर अन्य सहायता सामग्रियां उपलब्ध है या नहीं, साथ ही साथ यह भी देखना जरूरी है कि उक्त विषय पर शोध करने से कहाँ तक वास्तविक परिणाम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे शोध विषय का चयन कतई न करें जिससे संबंधित अध्ययन के लिए संबंधित तथ्य या पद्धतियां उपलब्ध न हो। प्रत्येक शोधकर्ता को अपने विषय से प्रारंभिक सिद्धांतों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी सिद्धांतों की जानकारी होने से शोध करने के दौरान शोधार्थी के सामने संशय की स्थिति निर्मित नहीं होगी। शोध के लिए चयन किया गया विषय संतुलित होना चाहिए। संतुलित विषय के लिए विषय सामग्री एकत्र करना आसान होता है। विषय ऐसा हो जिसके लिए सामग्री एक निश्चित समय में ढूंढी जा सके। इसलिए शोध कार्य को यानी शोध कार्य की जो व्याख्या है वो व्याख्या यहाँ स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा न हो कि प्रत्येक व्यक्ति तथ्य या शब्द का अलग अलग अर्थ दे रहा है, जिससे शोध को समझने में कठिनाई होगी। किसी भी शोध की निश्चित दिशा में चलने के लिए जरूरी है कि सूचना के उचित स्रोतों और तथ्यों का निर्धारण किया जाए जो आसानी से उपलब्ध हो सके। शोधकर्ता अपने विषय से संबंधित सामग्री को पढ़कर उस विषय के संबंध में निष्कर्ष की कल्पना करता है, परंतु उसकी पुष्टि तथ्यों के द्वारा किए जाने पर ही वह मान्य होती है। इसलिए शोधकर्ता को या शोध विषय की भाषा की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कई तरह यहाँ प्रादेशिक भाषाओं में या अन्य विदेशी भाषाओं में जो सामग्री है वो होती हैं, तो उसके लिए उसे अनुवाद करने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए इन सभी भाषाओं का जो अच्छा ज्ञान है उसे आवश्यक बन जाता है। इसी तरह यहाँ शोधकर्ता को शोध के लिए तुलनात्मक विषयों के चयन के समय यहाँ उस विषय की जो भाषाएं हैं जिन भाषाओं के माध्यम से दो विषयों के माध्यम से अनुसंधान करना चाहता है, शोध करना चाहता है, जैसे तुलसीदास और मराठी के तुकाराम का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस विद्यार्थी को या हिंदी के साथ अवधी भाषा का भी ज्ञान चाहिए, मराठी का भी ज्ञान चाहिए, तभी वह जो तथ्यों का पारस्परिक संबंध या उभार कर सामने ला सकता है। तथ्यों के वर्गीकरण के बाद विश्लेषण, व्याख्या, निष्कर्षीकरण यहाँ उसका जो प्रतिपादन है वह कर सकता है। इस दृष्टि से यहाँ शोधकर्ता को या तुलनात्मक अनुसंधान के समय या शोध के समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ऐसे जो बातें होती है उसके लिए या जो शोध का चयन है यानी शोध विषय का जो चयन है वो ध्यानपूर्वक करना चाहिए। शोध समस्या को समझने के लिए यहाँ उससे क्षेत्र सर्वेक्षण या साक्षात्कार लेने चाहिए। पुस्तकों की जो सूची है वह निर्माण करनी चाहिए। शोध और उससे संबंधित तथ्यों को परिभाषित करना चाहिए। शोध के तत्वों का विभाजन तथा रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए। इसी के साथ शोध के तत्वों के आधार पर यहाँ जो प्रमाण है उनका निर्धारण करना आवश्यक है। आवश्यक तत्वों की उपलब्धि का अनुमान लगाना चाहिए। समस्या के हल होने की संभावना की जांच करनी चाहिए। तथ्यों का संकलन करना चाहिए। तथ्यों को विश्लेषित करने के लिए नियमित और व्यवस्थित करना चाहिए। तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए। प्रस्तुति हेतु यहाँ कुछ आंकड़े हैं उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए। संदर्भों, पाद टिप्पणियों का चयन एवं उपयोग करना चाहिए। शोध प्रस्तुत करने के लिए शैली विकसित करना चाहिए। यानी यहाँ जो प्रबंध लेखन की एक शैली है वह या विकसित यानी शोध की एक शैली होती है, शोध लेखन की एक शैली होती है, उसे
यहाँ विकसित करना जरूरी है। तो इस तरह शोध विषय के चयन के बाद या जो कुछ संदर्भ पुस्तकें हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी शोध विषय को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी इकाइयों, उससे संबंधित तथ्यों या शब्दावली को पूर्ण रूप से परिभाषित करें। चयन के बाद शोध सामग्री को एकत्रित करने के लिए पुस्तकालयों और संग्रहालयों और अन्य क्षेत्रों से संबंधित सामग्री को एकत्रित किया जा सकता है। शोधकर्ता के लिए पुस्तकालय, शोध प्रयोगशाला, शोध विषय की प्रवृत्ति के अनुसार ही अनुसंधान पद्धति का चयन करना चाहिए, अन्यथा कार्य में अवरोध आ जाता है। अनुसंधान पद्धतियों का पूर्व परीक्षण करके ही उन्हें उपयोग में लाना यहाँ आवश्यक है। तथ्यों के स्रोत के लिए यहाँ जो आंकड़े हैं उन्हें ढूंढकर संकलित कर लेना चाहिए, जिससे शोधकर्ता का कोई भी एक यानी शोध कार्य का कोई भी एक पक्ष न छूटे, जिससे शोध कार्य को बीच में ही रोकने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए पूर्वाध्ययन की भी आवश्यकता होती है, पूर्व परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। तथ्य संकलन से जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उससे इससे बच सकते हैं। इसलिए यहाँ विषय चयन के करते समय शोध पर प्रारंभ में ही जो कार्य हो चुके हैं उसका ज्ञान, उसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे तथ्यों की जो पुनरावृत्ति है वह नहीं होती। वह समय अन्य तथ्यों की खोज में लगाया जा सकता है, जिससे शोध विषय में नवीन तथ्य सामने आ सकते हैं। उस विषय की गहराई में जाने या उस विषय के विवेचन विश्लेषण करने से शोध की महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आती हैं। शोधकर्ता को विषय चयन के समय यहाँ शोध के उद्देश्यों व उसके चरणबद्ध जो सोपानों हैं उससे पूर्व परिचित होना आवश्यक है। इसी समय परिकल्पनाओं की परिपुष्टि भी कर लेना आवश्यक है, कारण इसके बिना तथ्यों के विवेचन का कोई अर्थ ही नहीं होता है। शोध के अंतर्गत कभी कभी नए तथ्य भी मिल जाते हैं जो दूसरे अध्ययन के लिए परिकल्पनाओं की पीठिका प्रमाणित होती है। विषय चयन के सुनिश्चित होने के बाद तथ्यों की सार्थक और क्रमबद्ध विवेचना तथा तर्क आश्रित प्रतिस्थापना ही सिद्धांत बनते हैं, जो शोध के यहाँ उद्देश्य तक पहुँचते हैं या लक्ष्य तक पहुँचते हैं। इस तरह यहाँ विषय चयन के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व सामने आता है सामग्री संकलन, यानी शोध प्रक्रिया में दूसरा जो तत्व सामने आता है वह है सामग्री संकलन। यानी शोध से संबंधित सामग्री संकलन वैज्ञानिक पद्धति से एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामग्री की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण शोध का प्राथमिक व महत्वपूर्ण स्रोत होता है। प्रत्येक शोधकर्ता न केवल प्रविधियों और उपकरणों की सहायता से सामग्री संकलन करता है, बल्कि उन स्रोतों को भी ढूंढने का प्रयत्न करता है जिनकी सहायता से सामग्री का संकलन किया गया है। तो यहाँ इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ सामग्री संकलन जो है, यहाँ सामग्री संकलन के लिए शोधार्थी को अनेक स्रोतों का यहाँ अवलंब करना होता है। इसलिए अध्ययन विषय से संबंधित सामग्री का संकलन करने के लिए उन स्रोतों का ज्ञान आवश्यक है जहाँ से तथ्य यहाँ इकट्ठा किए जा सकते हैं। तथ्यों के संकलन के लिए स्रोत जितने अधिक विश्वसनीय और सुलभ होते हैं, संकलित सामग्री भी उतनी ही अधिक प्रामाणिक और उपयोगी बन जाती है। तो ऐसे सामग्री संकलन के दो मुख्य आधार यह दिखाई देते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत यहाँ वे स्रोत हैं जिन पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। तो ऐसे जो प्राथमिक स्रोत है
उसमें प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। यानी कुछ स्रोत अध्ययनकर्ता को घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन कराते हैं या उसके बाद उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके विभिन्न तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत में अध्ययनकर्ता विषय से संबंधित व्यक्तियों से स्वयं न मिलकर व डाक से भेजी गई प्रश्नावली, मत पत्र आदि जो है उससे सामग्री संग्रह करता है। दूसरा है द्वितीयक स्रोत। यह व्यक्तिगत प्रलेख हो सकते हैं, यानी किसी ने उस पर लिखा है तो वह सामग्री होती है। कुछ सार्वजनिक प्रलेख होते हैं तो वह प्रलेख या जीवन इतिहास, संस्मरण पत्र, डायरिया आदि वैयक्तिक प्रलेखों से प्राप्त होते हैं। कुछ सार्वजनिक प्रलेख प्रकाशित हो सकते हैं, वह कभी प्रकाशित अप्रकाशित, जैसे अभिलेखों, शोध प्रतिवेदनों, गजेटेरों, पुस्तकों, पांडुलिपियों, संग्रहालयों में या पत्र पत्रिकाओं में वह होते हैं तो उन्हें भी यह प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह ऐसे सहायक जो स्रोत है वो सहायक स्रोत या कार्य करते हैं। उसी तरह यहाँ ये जो प्रत्यक्ष स्रोत है उसका यहाँ दो पद्धति से अवलोकन किया जाता है। उसमें सहभागी अवलोकन और जो है अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी सहभागी अवलोकन के बाद अर्ध सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार, यानी साक्षात्कार भी यहाँ ले जाते हैं। तो वह साक्षात्कार उसी के साथ यहाँ जो शोधकर्ता हैं प्रश्नावली तैयार करके उन प्रश्नों को डाक के माध्यम से उसके उत्तर भी प्राप्त कर सकता है। आजकल तो हम लोग जानते हैं कि आजकल यहाँ ऑनलाइन पद्धति से जैसे गूगल मीट हो, जूम हो, जियो मीट हो, ऐसे अनेक जो साधन हैं वो उपलब्ध हुए हैं और इस माध्यम से भी या जो साक्षात्कार है लिया जा सकता है। प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी कुछ लोग उत्तर हासिल करते हैं। तो इस तरह अनेक पद्धतियाँ आज यहाँ उपलब्ध हो चुकी हैं और इन प्रविधियों से जो साक्षात्कार हैं वो साक्षात्कार लेकर ये जो सामग्री है, सहायक सामग्री का जो स्रोत है वो उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद हस्तलेखों का संकलन, यानी जो हस्तलेख है उसमें जो आवश्यक सामग्री है उस आवश्यक सामग्री को यहाँ प्राप्त करने का प्रयास होता है। उस सामग्री के माध्यम से यानी जो हाथ से लिखने के बजाय टंकन काम भी किया जा सकता है। आजकल कोई भी बात हस्तलिखित नहीं रही है, वो टंकित हो जाती हैं, वो भी उपलब्ध हो जाती है। सामग्री की लेख लिपि प्रणाली जो भी यहाँ उपलब्ध है उस माध्यम से वह आज बहुत सहायक बन गई हैं। तो यह सामग्री लिपिबद्ध करने में कुछ सावधानियां भी आवश्यक है, जैसे हस्तलेखन स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो कुछ पांडुलिपि मिल जाती है, हस्तलेख मिल जाते हैं, पुरानी बातें हैं, उन ऐतिहासिक बातों को, पौराणिक बातों को या हस्तलिखित बातों को जो टंकित करना चाहते हैं, यहाँ लिपिबद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनेक प्रकार की जो सावधानियां हैं वह जरूरी हो जाती हैं, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए यहाँ हस्तलेखन स्पष्ट होना चाहिए। आवश्यक व अतिरिक्त चिन्हों का प्रयोग भी स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। यहाँ जो कुछ शब्द हैं उन शब्दों के आगे जो कुछ चिन्ह हैं उन्हें भी रखना चाहिए। ध्यान से सुनने के बाद ही लिखना वैज्ञानिक तकनीक है। हस्तलेखन के समय लिखने की गति भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सामग्री संकलन में अगर कोई अंश संदिग्ध रह जाए तो वहाँ विशेष चिन्ह लगा देना चाहिए। सूचक के दोबारा सुनकर उसे ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार सामग्री संकलन के बाद उसकी जो उपयोगिता है वह उपयोगिता को काट छाट कर यहाँ अपने आवश्यक दृष्टि से उसका जो तथ्य संकलन है वह तथ्य संकलन यहाँ होना चाहिए। यानी जो कुछ तथ्य हैं उन तथ्यों का संकलन यहाँ करना चाहिए और जो कुछ सामग्री हैं वो सामग्री इकट्ठा हो जाती है और इस सामग्री का जो उपयोगिता के दृष्टि से है उसका क्रम लगाना है। यानी एक एक क्रम से हमारे जो शोध कार्य के अध्याय हैं, तो शोध प्रविधि के अध्याय हैं, उन अध्यायों के माध्यम से उसे एक एक करके हम रखते हैं
तो उसकी जो उपयोगिता है उस उपयोगिता को हम क्रम से रखकर अपना जो शोध कार्य है वो शोध कार्य की जो प्रविधि है उस प्रविधि के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। इस दृष्टि से हमें यहाँ सामग्री संकलन करके सहायक जो सामग्री है उसका भी उपयोग करना है, हस्तलेख संकलन है उसका भी उपयोग करना है, साक्षात्कार भी लेने हैं। तो इसका एक चित्र हम आगे देखेंगे कि किस तरह गहन अध्ययन करना है और उसके बाद यहाँ उसकी जो उपयोगिता है उपयोगिता यहाँ हमारे विषय के लिए कितनी है उस उपयोगिता की दृष्टि से उसका क्रम लगाना है और उस क्रम से हम लगाते हैं तो शोध कार्य जो है आसान हो जाता है। और इस आसान कार्य करने के लिए जो धीरे धीरे प्रेरणा है वो प्रेरणा भी बढ़ जाती है, रुचि बढ़ जाती है, कार्य करने की जो रुचि है वो रुचि बढ़ जाती है। ऐसी रुचि बढ़ने के लिए क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी होती है और इस क्रमबद्धता को उसकी उपयोगिता के माध्यम से हम रखते हैं तो वह कार्य और आसान हो जाता है। इस तरह उसे रखते हैं और उसका तथ्य विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करने से पूर्व तुम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि सामग्री संकलन कैसे किया जाता है, यानी शोध का संचय कैसे होता है। सामग्री संकलन करने के लिए यहाँ किताबें हैं, वो पौराणिक हो ऐतिहासिक हो, जिस विषय का चयन किया है उस विषय के अनुरूप तुम लोगों को ये सामग्री संकलन करना है। और उसके लिए अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समस्या भी आ सकती हैं, अनेक प्रकार की भागदौड़ हैं वो भी करनी हो सकती हैं। तो इस तरह अनेक जो उलझुल प्रश्न हैं वो निर्माण होते हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जो कठिनाइयों का सामना करता है वही इस कार्य में आगे बढ़ सकता है, वही शोध के लिए आगे बढ़ सकता है। और इसी के साथ जो सामग्री संकलन है उसे ग्रंथालय में जाकर, पुस्तकालय में जाकर यहाँ अध्ययन करने की ज़रूरत होती है, गहन अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। शोध की जो सामग्री है उस सामग्री को यहाँ एक एक कर यहाँ निकलना होता है और इस तरह सामग्री संकलन करना, ग्रंथालय जाकर अध्ययन करना। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो लिखित नहीं है लेकिन किसी के दिमाग में है, ऐसे लोगों का साक्षात्कार लेना है, उनके अनुभव का उपयोग अपने शोध कार्य के लिए करना है। तो यहाँ उनका समय लेकर, उनका एक विशिष्ट समय लेकर, उनके स्वभाव के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार या उनका पहले जो समय है, तारीख है वो तय करनी है। और उनके यहाँ जाकर आजकल हम ऑनलाइन पद्धति से भी साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ऐसे साक्षात्कार के माध्यम से कई अनछुए जो बातें होती हैं वो बातें सामने आती हैं, तो उस व्यक्तित्व से हमें अनेक प्रकार की जो जानकारी है वो जानकारी मिलती है। तो यह शोध प्रक्रिया में इन बातों का जो उपयोग है वो करना होता है, तभी वो शोधार्थी अपने कार्य में जो सफलता है वो सफलता हासिल करता है। और ये करने के बाद उसे आगे जो कुछ तथ्य, जो कुछ सामग्री यहाँ प्राप्त हुई है उस प्राप्त सामग्री का आगे एक एक करके जो अध्ययन है, तथ्य विश्लेषण है वो प्रारंभ करना है। और तथ्य विश्लेषण करते समय उसे यहाँ जो तर्क पद्धति है, तर्क पद्धति का प्रयोग करना है। तर्क पद्धति यहाँ शोध के लिए महत्वपूर्ण तत्व है जो शोध अवयव के अंतर्गत गठन और गुणवत्ता को निर्धारित करता है। शब्दकोश के अनुसार तर्क का अर्थ है युक्ति, वाद विवाद, कल्पना, संदेह। तर्क प्रतिभा की वो बौद्धिक क्षमता है जो तथ्यों में निहित संबंध सूत्रों की खोज करती है। तथ्य स्थूल होते हैं परंतु उनमें निहित संबंध सूत्र सूक्ष्म वैचारिक होता है। तर्क स्थूल तथ्यों को अंत संगति में गूंथने वाली उसी वैचारिक संबंध सूत्र को पहचान लेता है और सामान्यकरण के द्वारा उसे विचार रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसलिए तर्क पद्धति या तर्क दृष्टि बहुत आवश्यक हो जाती है, जिससे जिज्ञासा, शंका, प्रश्न, अनुकूलता, अनुमान तर्क के सहयोगी हैं। जिज्ञासा में तथ्यों में निहित तत्व को जानने की इच्छा या प्रेरणा सक्रिय रहती है। जिज्ञासा से तर्क क्षमता प्रेरित होती है। शंका में तर्क को नकारात्मक दिशा में सक्रिय करने की प्रेरणा रहती है। शंका यह मानकर अग्रसर होती है कि वो हो सकता है
जिन तथ्यों के आधार पर कोई तत्व पर पहुंच गया है वे तथ्य अतथ्य या निराधार हो अथवा गलत तर्क पद्धति के अनुसरण द्वारा उस तत्व को अधिगत किया गया हो। यदि तथ्यों और तर्कों का परीक्षण करने पर शंका सही सिद्ध होती है तो पूर्व प्रतिष्ठित मान्यता का खंडन हो जाता है। शंका के विपरीत अनुमान संभावना पर आश्रित रहता है। यदि अनुमान तथ्यों और तर्कों से सिद्ध हो जाए तो वह तत्व या स्थापना का रूप ले लेता है। इस प्रकार तर्क दुधारी तलवार है जो खंडन भी कर सकती है और मंडन भी। तर्क पद्धति की पगडंडी पर अग्रसर होता है। पगडंडी तर्क को जिधर ले जाती है वह उधर ही पहुंच जाता है। स्वभावतः तर्क तटस्थ होता है। तर्क व्यक्ति की प्रतिभा से निकलता है, अपने शुद्ध रूप में सर्वथा तटस्थ और निरपेक्ष होता है। तर्क स्वभावतः वस्तुनिष्ठ और तत्वोन्मुखी है, परंतु कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दुराग्रहों या निजी मान्यताओं की पुष्टि के लिए तर्क का प्रयोग करने लगता है तो तर्क अपने स्वरूपगत तटस्थ शुद्ध बौद्धिक स्तर से गिर जाता है। इसलिए यहाँ जैसे किसी केस में यानी न्यायालयिक केस में कोई हत्यारा निर्दोष सिद्ध करने के लिए वकील अनेक प्रकार के मनगढ़ंत तथ्यों या साक्ष्यों की ऐसी क्रमबद्धता तैयार कर लेता है कि हत्यारा तर्कसंगत रूप में निर्दोष प्रतीत होने लगता है और अनेक बार जजों को यहाँ ये बहस सुनकर यहाँ उससे प्रभावित होकर दोषी को यहाँ निर्दोष सिद्ध यानी निर्दोष कर मुक्त करना होता है। इसलिए ऐसे तर्क यहाँ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार न्याय संगत दृष्टि से विचार करके सही निर्णय देने वाले न्यायाधीश की भूमिका में अवस्थित रहना यहाँ जरूरी है। इसलिए न्याय दर्शन में तर्क के मनमाने रूपों या तर्क आभासों के अनेक उदाहरण दिए गए हैं। सच्चे या किसी सामान्य तत्व तो तर्क पद्धति तर्क शक्ति को तुम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अब यहाँ तर्क पद्धति दो प्रकार की है, एक है निगमनात्मक पद्धति और दूसरी है अवगमनात्मक पद्धति। पहली है दार्शनिक पद्धति और दूसरी है वैज्ञानिक पद्धति। तो दार्शनिक चिंतन में किसी सामान्य तत्व या सत्य की मूल स्थापना से फिर विशिष्ट सत्य या तथ्य की ओर अग्रसर होने की तर्क पद्धति का आधार लिया जाता है। इस तर्क पद्धति को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। एक महान गुणों का योग ही मानवता है, इसलिए मानवता से युक्त व्यक्ति ही महान मानव है। जैसे श्रीकृष्ण मानवता से युक्त होने के कारण महान मानव है या राम मानवता से युक्त होने के कारण महान मानव है। इस तर्क पद्धति को निगमनात्मक तर्क पद्धति कहा जाता है, डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। इसी तरह दूसरी पद्धति है यहाँ वैज्ञानिक पद्धति, जिसे यहाँ आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। यानी जो ज्ञान सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट सामान्य की ओर उन्मुख रहता है। जिस प्रकार व्यक्तिवाचक से जातिवाचक और फिर भाववाचक तक तर्क सम्मत ढंग से पहुंचा जाता है, उसी प्रकार भाववाचक से जातिवाचक और फिर व्यक्तिवाचक तक पहुंचा जाता है। प्रथम तर्क पद्धति को यह प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे राम में महान मानवीय गुण है, तो यह जो व्यक्तिवाचक गुण है वह सामने आता है, इसलिए वे महान मानव हैं। इसलिए राम में मानवता साकार हुई है। यह पद्धति विशेष तथ्य से सामान्य सत्य की ओर उन्मुख होने के कारण तथ्य आश्रित है। इसे आगमनात्मक तर्क पद्धति कहते हैं। शोध में वैज्ञानिकता पर बल रहने के कारण आगमनात्मक तर्क पद्धति का ही अधिक उपयोग किया जाता है, परंतु आवश्यकता के अनुसार निगमनात्मक पद्धति का उपयोग भी किया जाता है। ऐसा तत्व चिंतन के अवसरों पर किया जाता है। तत्व चिंतन के क्षणों में शोधार्थी भी दार्शनिक की भूमिका में यहाँ होता है। गहन समालोचनात्मक स्थलों पर इस पद्धति का उपयोग यहाँ आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए कविता के बिंबधर्मी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि कविता में अमूर्त या सामान्य अर्थबोध
से काम नहीं चलता। इसमें अमूर्त अर्थों के बिंब विधान की आवश्यकता है, जिसमें सामान्य अर्थ विशेष संदर्भ के सहारे मूर्त रूप ग्रहण करता है। मानवता का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है कहने से पूरा आशय हृदयगम नहीं होता। इसीलिए मानवता की अवधारणा को साकार करने के लिए राम या किसी अन्य महामानव के विशेष संदर्भ का सहारा लेकर मानवता का प्रत्यक्ष दर्शन कराया जाता है। इस विवेचन के आलोक में कविता की निगमनात्मक तर्क पद्धति के आधार पर परिभाषा करते हुए लिखा जा सकता है कि कविता में अमूर्त, सामान्य या निर्विशेष अर्थों की नीरस दुर्ग्राह्य अभिव्यक्ति से काम नहीं चलता। इसलिए कविता में अमूर्त अनुभूतियों को विशेष संदर्भों के सहारे छंदबद्ध, सरस, संगीतात्मक, बिंबधर्मी भाषा में मूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट संदर्भों के सहारे अमूर्त अनुभूतियों का संगीतमय सरस समूर्तन ही कविता है। स्पष्ट है कि इस विवेचन में दार्शनिक चिंतन पद्धति का सहारा लिया गया है। तो इस तरह या तर्क पद्धतियों का सहारा लेकर जो शोध की सामग्री है उनका तथ्य विश्लेषण यहाँ किया जाता है और आगे चलकर उनका विवेचन करना है, उनके निष्कर्ष निकालने हैं और एक शोध की स्थापना या करनी है। तो वह इस पद्धति से यहाँ की जाती है। वह है शोध प्रक्रिया के विवेचन, निष्कर्ष और स्थापना। जो तथ्य संश्लेषण या किए जाते हैं वह करने के बाद यहाँ जो संश्लेषण में वैचारिक अनुवृत्ति का जो क्रम सामने आता है वही अनुवृत्ति क्रम तथ्यों के उपयोग और निष्कर्ष ग्रहण में अपनाना होता है। तथ्यों की विवेचन प्रक्रिया में तथ्यों को युक्ति युक्त ढंग से असत और अनुपयोगी पक्षों का परित्याग करते हुए अभिप्रेत अर्थ की तर्कसंगत, प्रामाणिक और नूतन व्याख्या यहाँ की जाती है। यहाँ तथ्य विश्लेषण और विवेचन प्रक्रिया के समन्वित रूप के द्वारा ही विषय साक्षात रूप में प्रतिपादित होता है। विवेचन प्रक्रिया में पूर्वग्रह, परस्पर विरोधी अभिमत, पुनरावृत्ति, भ्रांत और अयथार्थ तथा कल्पना और गप के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं होता है। इन सब बातों से तभी बचा जा सकता है जब शोधार्थी नितांत वस्तुनिष्ठ और लक्ष्य अभिमुख होकर सत्य अन्वेषण से विचलित न होकर तथ्यों के उपयोग और विवेचन प्रक्रिया में यहाँ वो आगे बढ़ता है। पहले यहाँ कहा जा चुका है कि विवेचन और निष्कर्ष ग्रहण में तथ्य संश्लेषण के समय संपूर्ण प्रक्रिया शोधार्थी को फिर से अपनानी पड़ती है। अंतर केवल इतना है कि तथ्य संश्लेषण में प्रयुक्त वैचारिक अनुवृत्ति की प्रक्रिया केवल मानसिक होती है और तथ्य विवेचन में वो शब्दों के रूप में मूर्त रूप धारण कर लेती है। अर्थात पहले हम अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और अध्ययन चिंतन मनन करने के बाद जब उसका विवेचन विश्लेषण प्रारंभ करते हैं तो विवेचन या प्रतिपादन, इसे हम प्रतिपादन, लेकिन ये प्रतिपादन शब्दों में होता है, कागज पर होता है या हम उसे टंकित करते हैं। तो यह प्रक्रिया यहाँ शब्दों में होती है। इस प्रकार एक तरह से तथ्य संश्लेषण में व्यवहारिक मानसिक प्रक्रिया में ही विषय का प्रतिपादन होता है। तो यह प्रतिपादन या मानसिक होता है और उसके बाद यहाँ आगे चलकर जो तथ्य सत्य के उद्घाटक है और उनका स्थापनागत उद्देश्य की दृष्टि से क्या क्रम रहना चाहिए, यही क्रम विषय प्रतिपादन अथवा तथ्यों के विवेचन में रहता है। तथ्य संश्लेषण की पृष्ठभूमि में तथ्य विवेचन अनिवार्य रहता है और तथ्यों के विवेचन में वही प्रक्रिया मूर्त स्तर पर दोहराई जाती है। इसलिए तथ्य विवेचन का ही दूसरा नाम विषय प्रतिपादन है और विषय प्रतिपादन से निष्कर्ष या हस्तगत होते हैं, निष्कर्ष से सामने आते हैं। तो यह निष्कर्ष ग्रहण तथ्य संश्लेषण में कहा गया है कि पहले वैचारिक इकाई के रूप में होता है, यानी चिंतन मनन के द्वारा होता है। बाद में वह निष्कर्ष ग्रहण उपशीर्षक स्तर का होता है और आगे चलकर वैचारिक इकाइयों का समन्वित रूप निष्कर्ष अध्यायगत होता है। यानी जब शोधार्थी एक एक अध्याय पूर्ण करता है तो उस अध्याय के बाद जो निष्कर्ष हैं वो सामने आते हैं। तो उसे
समन्वित निष्कर्ष से शोध प्रबंध की स्थापना कहलाता है। और सभी अध्यायों के जो निष्कर्ष हैं वह समन्वित रूप में जब सामने आते हैं उसे अंत में स्थापना कहा जाता है। शोध में लघुत्तम इकाइयों से प्राप्त निष्कर्ष सत्य उद्घाटन की लघुत्तम इकाइयों के रूप में दिखाई देते हैं। ये समन्वित रूप में सत्य को मूर्तिमान करते हैं। इनमें से किसी भी एक अंश के भ्रांत होने से शोध प्रबंध या शोध कार्य की पूर्ण स्थापना में यह खोट आ जाती है या आ जाना स्वाभाविक है। इसलिए शोधार्थी के लिए हर कदम पर विषय और उद्देश्य पर या वस्तुनिष्ठ दृष्टि रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए शोध निष्कर्ष की परिभाषा में कहा जा सकता है कि शोधार्थी ज्ञान विस्तार की दृष्टि से साहित्य के जिस क्षेत्र में शोध करके जिस किसी नई स्थापना की प्रतिष्ठा करना चाहता है, यदि उसके द्वारा आकलित, संश्लेषित और विवेचित तथ्यों के द्वारा उस स्थापना सत्यापित हो जाए तो हम उसकी उस स्थापना को शोध का निष्कर्ष कह सकते हैं। इस तरह निष्कर्ष यथार्थ तत्वबोध का दूसरा नाम है। नवीन जो तत्व हैं वह तत्वबोध यहाँ हो जाते हैं। इस तरह यहाँ तथ्य विवेचन के बाद निष्कर्ष सामने आते हैं और उस निष्कर्ष से शोधार्थी उस शोध कार्य के माध्यम से नई स्थापना करता है। फिर वह जैसे नारी विमर्श हैं, नारी विमर्श के अनेक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के लिए, तत्वों के लिए वह नई स्थापना कर सकता है। सामाजिक जीवन की जो सामाजिक स्थितियाँ हैं उसके लिए नई जो स्थापना है वो कर सकता है। राजनीतिक स्थिति को लेकर नई स्थापना ही कर सकता है। समाज के अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उसके लिए नई नई स्थापनाएं कर सकता है। और इन स्थापनाओं के बदले आर्थिक दृष्टि से, यानी आज देश की जो आर्थिक स्थिति है या विश्व मानव की जो आर्थिक स्थिति है उस दृष्टि से भी वो नई स्थापनाएं कर सकता है। और इस तरह जो जीवन की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान उसकी स्थापना के माध्यम से हो सकता है। और यही स्थापनाएं आने वाले जो शोधार्थी हैं उन शोधार्थियों को यह दिशा दे सकती है। सरकार हो, समाज हो, उन्हें कुछ यहाँ उसकी जो उपयोगिता है, लाभ है, हो सकता है। इसलिए शोध का जो मूल उद्देश्य है वह मूल उद्देश्य होता है कि शोध का लाभ या समाज को होना चाहिए, शोध का लाभ देश को होना चाहिए, शोध का लाभ या सरकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था को होना चाहिए। इसलिए यह शोधार्थी के साथ, अपने विषय के साथ, अपने क्षेत्र के साथ समाज और देश को इस शोध का, पूरे मानव जीवन को इस शोध का लाभ होना चाहिए। वही उसकी सही स्थापना होती है। और ऐसी स्थापना इस शोध प्रक्रिया से, यहाँ क्रमबद्धता से जब गुजरते हैं तो वह सामने आती है। ऐसी शोध प्रक्रिया पूर्ण होती है और नई स्थापना उस शोधार्थी के माध्यम से सामने आती है। और वो शोध कार्य यहाँ आगे चलकर जो अनेक लोगों के लिए यहाँ आवश्यक बन जाता है या उनकी सहायता बन जाता है। और ऐसा ही शोध आगे चलकर जो है या नई स्थापना करता है और चर्चित हो जाता है। अनंत काल तक वह लोगों को दिशा देता है। फिर वह शोध क्षेत्र हो, समाज हो, देश हो, मानव जीवन हो, उन्हें दिशा देने का कार्य यह करता है। इस तरह इस शोध की प्रविधि यानी शोध प्रक्रिया पूर्ण होती है। आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद।